सर नमस्कार। हम लोग अभी 3 से 11 फरवरी में कर्नाटक राज्य में कुदेरमुख पर्व जो वो है पर्वत श्रृंखला है वहाँ पे थे और हमने माधवाचार्य जी की परंपरा से जो संबद्ध शिक्षण संस्थान है पूर्ण प्रमति और संस्कृत विद्यापीठ, इनके साथ 9 दिन का इनके शिक्षक लोग थे वहाँ पे, कुछ विद्यार्थीगण थे, विद्यार्थीगणों के अभिभावक थे और मठ से जुड़े कार्यकर्ता थे। इनके साथ एक संवाद किया, आधुनिकता से जुड़ा एक संवाद किया। इसमें प्रमुख रूप से मठ से जुड़े स्वामी जी विश्वधिराज तीर्थ जी थे और विद्यापीठ के प्रधानाचार्य आचार्य सत्यनारायण जी थे। और इस कार्यक्रम को पूरी तरीके से जिन्होंने इसका संयोजन किया पूर्ण प्रमति से जुड़े श्री श्रीनिवास जी थे। तो इन लोगों के साथ हमने ये संवाद स्थापित किया। तो इस बारे में आपसे चर्चा करनी थी सर कि आपका एक्सपीरियंस इन 9 दिनों का इस तरीके के परंपरा से जुड़े इन लोगों के संग चर्चा करने का कैसा रहा, तो प्लीज़ इस बारे में बताइए। एक तरह से ये पहला अनुभव था कि परंपरा से जुड़े हुए लोगों के साथ 9 दिन की चर्चा हुई और पूर्ण प्रमति जो एक स्कूल कहना उसको उसकी अवहेलना सी होगी, क्योंकि वो एक अभियान है जिसको श्रीनिवास ने शुरू किया। मुझे लगता है करीब 15 साल हो गए या ज़्यादा ही हो गए होंगे। उन्होंने उनका बैकग्राउंड जानना थोड़ा ज़रूरी है कि वो जीडी अग्रवाल जो आईआईटी में प्रोफेसर थे, बाद में उन्होंने संन्यास ले लिया और वो सानंद स्वामी के नाम से जाने जाने लगे। उन्होंने गंगा के ऊपर बहुत काम किया, उनकी समझ भी बहुत गहरी थी पानी को लेके, नदियों को लेके, और विशेषकर गंगा के प्रति उनका बहुत निष्ठा थी। तो उन्होंने अपने प्राणी त्याग दिए उसके पीछे, और श्रीनिवास उनको अपना गुरु जैसा मानते थे, गुरु ही मानते थे। तो उनकी प्रेरणा से, सानंद स्वामी की प्रेरणा से, और मुझे लगता है नवज्योति सिंह की भी प्रेरणा से उन्होंने पीएचडी करते छोड़ दी और फिर ये शिक्षा का एक अभियान चलाया जिसको परंपरा से जोड़ करके आधुनिक शिक्षा के साथ कैसे समन्वय बैठा करके एक प्रयोग चल रहा है पिछले 15 साल से। तो मेरा ऐसे लोगों के लिए बहुत सम्मान रहता है जो कि निष्ठापूर्वक बिना सिर्फ पैसे को न देखते हुए कोई काम करते हैं और आधुनिकता से जूझते हुए आज की दुनिया में उनके लिए सम्मान होना स्वतः ही आता है मन में। मैं भी इस अभियान से जुड़ा हूँ काफ़ी वर्षों से, पहले भी गया हूँ, लेकिन इस बार श्रीनिवास का आग्रह था कि हम लोग उनके सारे शिक्षकों के साथ और जितने हो सके अभिभावकों के साथ और उनकी पूरी प्रबंधक टीम जो है, जो मैनेजमेंट टीम है, एडमिनिस्ट्रेशन देखती है, उन सब के साथ हम लोग एक ये इस तरह का कार्यक्रम करें। तो मैंने ही कहा था कि भाई बेंगलोर में मत करो, वहाँ ठीक होती नहीं बात, सब लोग व्यस्त रहते हैं, तो कहीं अच्छी जगह चुनो एकांत में। और कुछ ऐसा हिसाब किताब बैठा कि हम लोग, मैं ऐसी इतनी सुंदर जगह इसके पहले मैं नहीं गया हूँ। वेस्टर्न घाट्स में कुद्रेमुख के रिज़र्व फॉरेस्ट के बीच में माने जैसे कि आप कोई दूसरी ही दुनिया में पहुँच गए हों। बहुत एकांत था, फ़ोन भी उधर से हर जगह से नहीं हो पाता था, सिग्नल नहीं थे, और पानी की बहुतायत थी, बैठने की बहुत सारी जगह थी खुले में। तो वहाँ पे 9 दिन का जो ये कार्यक्रम रहा, मैं तो इसे बहुत ही, मेरे लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और उसका एक कारण ये था कि मैंने परंपरा को जीवंत देखा वहाँ पे कि किस तरह दक्षिण में अभी भी भोजन की परंपरा अभी भी कायम है। जिस तरह से उन्होंने अपने को भोजन कराया केले के पत्ते में, और वो कोई विशेष नहीं था, वो सामान्य था।
और भोजन भी सामान्य था, लेकिन मुझे विशेष इसलिए लगा कि वो उसकी पूरी एक प्रोटोकॉल था, क्या चीज़ पहले सर्व होगी, फिर क्या होगा, कैसे कैसे होगा, और कितने प्रेम से। इसमें कहीं गरिष्ठ भोजन नहीं था, बहुत साधारण था, चावल, सांभर, रसम, छाछ, लेकिन बहुत बढ़िया। और पूरी ही उसमें एक गरिमा थी। उधर जिस तरह से लोग अपनी संध्या करते थे, सुबह जिस तरह से पूजा करते थे, और सहज ढंग से सब कुछ हो रहा था। तो मुझे वो देख के एक लगा कि अभी भी भारत में बहुत कुछ बचा हुआ है, सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। उससे भी ज़्यादा जिस तरह से लोगों ने सुना उस पूरे कार्यक्रम में, 3 बैच में लोग आए 3-3 दिन के लिए, और करीब 30-30 लोग थे प्रत्येक में। पर जिस तरह से गंभीरता से, जिसको लिसनिंग कहते हैं, वो मुझे उसमें दिखाई दी कि बिना किसी पूर्वाग्रह के दूसरे की बात पहले सुने, उसको समझें और उसके बाद निर्णय लें कि वो हमें बैठती है या नहीं बैठती है। तो इसका मुझे लगा कि यहाँ पे बहुत हद तक ये इसमें सफलता मिली। बहुत तैयारी करके मैं नहीं गया था, क्योंकि एक मोटी मोटी समझ लेके मैं गया था, और मैं इस बात के लिए था कि वहाँ जैसे प्रतिभागी होंगे उस हिसाब से बात हो जाएगी। तो बात 3 बैचेस में जो बातें हुई, उसमें जो मूल बात थी वो तो एक ही थी, लेकिन तीनों में अलग अलग तरह से कुछ बातें निकली। वो इसलिए कि जैसे प्रतिभागी होते हैं वैसे बात हो, सहज ढंग से, कोई पावर पॉइंट नहीं था, कोई क्रम नहीं था। जी। तो इसमें जो एक बात मुख्य जो हुई, और वो मैं उससे बहुत खुश हूँ कि ये बात बैठी लोगों को, कि मनुष्य जितने भी सुबह से शाम तक निर्णय लेता है, और वो निर्णय लेने के पीछे 3 ही चीज़ें होती हैं। या तो उसने कुछ माना हुआ है, उसके आधार पे वो निर्णय लेता है, या उसने जाना हुआ है, उसके आधार पे निर्णय लेता है। जैसे कि हमारे लोग, साधारण भारत का आदमी बहुत चीज़ें मान के करता है। गंगा में स्नान कर रहा है तो आप उनसे पूछें कि ये क्यों कर रहे हो, तो बोलेंगे ऐसा मेरी मान्यता है कि गंगा में स्नान करके मेरे पाप धुल जाते हैं या मुझे पुण्य मिलता है। ऐसे ही बहुत सारे हम श्राद्ध करते हैं, एक मान्यता के अंतर्गत हम करते हैं। तो हमारे साधारण लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं जिसके लिए बहुत उनके दिमाग में क्लैरिटी है कि हम मान के कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हम जान के करते हैं, जैसे कि मुझे यहाँ से मसूरी जाना है तो मुझे पता है कि किस रास्ते से मैं गया हुआ हूँ, मुझे मालूम है, तो मैं निर्णय लेता हूँ कि इस रास्ते से जाना है, ऐसे जाना है। परंतु एक तीसरी बात है जो जिससे कि आधुनिक समाज ग्रस्त है। आधुनिक समाज का मतलब पढ़ा लिखा समाज ग्रस्त है। उसके अंदर ये भ्रम रहता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन वो जानता नहीं है, वो असल में मानता ही है, लेकिन इस भ्रम में रहता है कि मैं जानता हूँ। साधारण सी बात है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है आप ये रिपोर्ट करवा के लाइए, और फिर आप वो रिपोर्ट करा के लाते हैं, डॉक्टर उसके अनुसार आपको दवाई देता है। इस पूरी प्रक्रिया में आप कुछ भी नहीं जानते, ना आप रिपोर्ट को समझते हैं, ना आप डॉक्टर जो दवाई दे रहा है उसको समझते हैं, ना उस दवाई का आपके शरीर पे क्या प्रभाव है इसको समझते हैं, ना आप अपने शरीर को समझते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग इस भ्रम में रहते हैं कि हम ये जो काम कर रहे हैं, डॉक्टर के पास जाना, रिपोर्ट करवाना, दवाई लेना, ये हम एक रैशनल एक्ट है, ये हम सोच समझ करके कर रहे हैं। वो ये नहीं स्वीकार करेंगे कि हम मान कर रहे हैं, बिल्कुल, जबकि वो मानकर ही कर रहे होते हैं। इस तरह की तमाम चीज़ें होती हैं। जैसे एक साधारण आदमी बच्चे को स्कूल भेजता है, वो मान के भेजता है कि ये स्कूल भाई अंग्रेज़ी स्कूल है, यहाँ अच्छी पढ़ाई होगी, क्योंकि अंग्रेज़ी स्कूल है, क्योंकि यहाँ टाई कोट पहनना होता है, यहाँ पे थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी सिखा देंगे, इसलिए ये अच्छा स्कूल है, ये मान के करता है। लेकिन उसके मन में ये भ्रम रहता है कि मैं बहुत सोच समझ कर डिसीजन ले रहा हूँ। तो इस तरह की बहुत सारी क्रियाकलाप हमारा पढ़ा लिखा समाज कर रहा है। वो न जान के कर रहा है,
दरअसल मान के कर रहा है, पर उसकी अंदर में अपने बारे में ये मान्यता है कि मैं जानता हूँ। तो ये 3 विकल्प हुए। इन तीनों विकल्पों पे इस कार्यशाला में बहुत अच्छी तरह बात हुई। समस्या जो है वो न मानने में है न जानने में है। समस्या जो है वो है कि आप जब जानते नहीं हैं पर भ्रम में रहते हैं कि हम जानते हैं। इसके क्या परिणाम होते हैं, इस पे हम लोगों ने अच्छी तरह वहाँ बात की। इसके परिणाम ये होते हैं कि आप यू आर प्रोन टू बीइंग कंट्रोल्ड बाय द अदर्स। आपका जो नियंत्रण है वो दूसरे के हाथ में, अदृश्य दूसरे के हाथ में चला जाता है। वो एक फेसलेस किसी अन्य के हाथ में चला जाता है। आपके हाथ में नियंत्रण नहीं रहता, क्योंकि आप भ्रम में कि मैं कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ, जबकि आप जानते नहीं हैं। तो इसमें जो है इसको बहुत हम लोगों ने फैलाया कि ये कैसे कैसे होता है। जैसे जब आप इस भ्रम में रहते हैं कि सूचना और ज्ञान में कोई फर्क नहीं है, आप सूचना को ही ज्ञान मान लेते हैं, तो ये प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। आप विचार को सत्य मान लेते हैं तो ये प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। आप तथ्य और सत्य में फर्क नहीं करते तब ये प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो इस सब चीज़ पे हम लोगों ने बहुत विस्तार से बात की, और मुझे लगता है कि वहाँ पे जो लोग थे, क्योंकि वो उनमें से बहुत लोग शास्त्रों के ज्ञाता थे, उनको गीता का ज्ञान था, उनको अपने उपनिषदों का ज्ञान था, वेदों का ज्ञान था, तो उनको भी ये बात ठीक लगी। ये मुझे सबसे खुशी हुई कि वो बहुत सारी चीज़ों को वो अपने जो उन्होंने शास्त्रों में पढ़ा था उससे कनेक्ट कर पाए, उससे जोड़ पाए। और दूसरी बड़ी बात ये हुई कि उनको एक नया दृष्टिकोण मिला कि हम लोग जो वो आधुनिकता की समझ नहीं रखते, उसको समझना कितना ज़रूरी है। ये उनको एक दृष्टि मिली कि आधुनिकता की तरफ हम अगर आंखें मूंदे रहेंगे कि हम तो परंपरा वाले हैं, हमको आधुनिकता से क्या मतलब, तो उसमें आधुनिकता आपको खा जाएगी, आपको धीरे धीरे आपको निगल लेगी, क्योंकि आधुनिकता की आज के दिन ताकत बहुत है। हालांकि उसकी कोई पैठ नहीं है, उसकी कोई जड़ नहीं है, वो रूटलेस है, जी है ना, वो जड़ विहीन है। लेकिन क्योंकि मेन स्ट्रीम में वो व्याप्त है, सारे जिसको आप सिस्टम कहते हैं आज, चाहे वो मेडिकल सिस्टम हो, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी का सिस्टम हो, चाहे गवर्नेंस सिस्टम हो, चाहे वो जुडिशरी का सिस्टम हो, ये 5 को मैं इसलिए गिना रहा हूँ कि इसको हिंद स्वराज में गांधी जी ने बहुत अच्छी तरह डिकन्स्ट्रक्ट करके बताया है इसकी फॉल्सिटी को। चाहे इकोनॉमिक सिस्टम हो, जिसकी बात गांधी जी ने नहीं की है, ये जितने भी सिस्टम है ये सब आधुनिकता से निकले हुए हैं, और ये इन्हीं में हम जी रहे हैं, आप और हम सड़क पे चलते हैं तो जिस नियम कानून को हमको मानना पड़ता है, वो उस पूरे नियम कानून में आधुनिकता व्याप्त है। जिन स्कूलों में हम जाते हैं उसमें आधुनिकता व्याप्त है। उधर जिस तरह से हमको पढ़ना पड़ता है, जिस तरह हमको इनकरेज किया जाता है या हम हो जाते हैं प्रभावित, वो सब आधुनिकता से पूरी तरह से लिप्त है। इसलिए अगर हम उसके प्रति सचेत नहीं होंगे तो वो विली नीली हमको निगल लेगी। तो एक इसमें ये भी बात हुई कि एक तो आधुनिकता है जो बाहर है, जिससे आप सिस्टम की वजह से संचालित होते हैं। जी। जैसे आप अगर कुछ पढ़ना चाहें तो आपको आज के स्कूल में बाध्यता है, जो करिकुलम है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको 10वीं का इम्तिहान देना है, 12वीं का इम्तिहान देना है, तो वहाँ अगर कुछ गड़बड़ भी है तो वो आप बाध्यता है कि वो आपको करना ही पड़ेगा, आपको स्वीकार्य न हो तो भी करना पड़ेगा। इसी तरह से आप बाज़ार में जाएंगे, आप सामान खरीदेंगे तो उसमें सारा सिस्टम आ जाता है। मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा जहाँ हम कुछ कर सकते हैं, यहाँ तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ हम कर सकते हैं, वो है हम कैसे निर्णय लेते हैं। निर्णय जो हम ले रहे हैं, जिसमें हम बिना अवेयर हुए कई बार निर्णय लेते हैं। अवेयरनेस किस बात की? इसी कन्फ्यूजन की कि इन्फॉर्मेशन को ज्ञान मान लिया तो इन्फॉर्मेशन से प्रभावित होकर के हम निर्णय ले लेते हैं, या हम
नहीं जानते हुए भी डॉक्टर के पास गए और दवाई ली, उसको हमने मान लिया कि ये हम एक रैशनल एक्ट कर रहे हैं, यहाँ गड़बड़ हो जाती है। कम से कम यहाँ तो हम स्वीकार करें कि भाई ये भी हम मान के ही कर रहे हैं, तो ये संभावना खुल जाती है कि कल के दिन आप सही की ओर जा पाएंगे, आप मैनिपुलेटेड उस तरह से नहीं होंगे जिस तरह से आज हो रहे हैं। तो इन सब बातों पे हम लोगों ने बात की और मुझे लगा कि उसकी एक इन लोगों से एक तो वैलिडेशन मिला कि हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात हमारे शास्त्रों में भी है, हमारी परंपरा में भी है। परंपरा वालों को ये मिला कि हम आधुनिकता से हम कैसे कितने अलग हैं, और हमको आधुनिकता को कम से कम शिक्षा संस्थानों में बच्चों को तो अवेयर करना पड़ेगा कि ये आपके कॉग्निशन में, आप जिस तरह से आप प्रोसेस करते हैं किसी भी इनपुट को, उस प्रोसेसिंग में आप क्या तब्दीली ला सकते हैं, क्या बदलाव ला सकते हैं, ताकि आपके निर्णय ज़्यादा सही हो, भ्रामक ना हो। बिल्कुल, ये काम हुआ। इसमें एक बात जो भी आपने कही कि 3 कैटेगरी आपने बताई जानने और मानने वालों की, उसमें जो तीसरी कैटेगरी के लोग हैं जो ये मानते हैं कि वो सब जानते हैं, उनके अंदर एक ये बात हमारी वहाँ पे भी हुई थी कि उनके अंदर एक दम्भ दिखता है। और ये जो परंपरावादी हैं जो मानते हैं और ये मानते हैं कि हम मानते हैं, इनके अंदर जो हमने देखा उस दौरान कि एक सहजता दिखती है, एक सरलता दिखती है। ये जो दिख रहा था, इसको थोड़ा इस पर अगर आप प्रकाश डालेंगे तो। पहले तो मैं 3 तरह के लोगों में डिवीजन नहीं कर रहा हूँ, हम 3 तरह की सोच में डिवीजन कर रहे हैं। वही व्यक्ति, एक ही व्यक्ति कुछ चीज़ें जानता है और करता है, डिसीजन लेता है। वही व्यक्ति कुछ चीज़ों को जानता है कि मैं मान के डिसीजन ले रहा हूँ, और वही व्यक्ति बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर रहा है जिसको वो जानता नहीं है पर भ्रम में रहता है कि मैं जानता हूँ। तो ये लोगों का कैटेगराइजेशन नहीं है। हालांकि हमारा जिसको मैं साधारण कहता हूँ, वो बहुत सारी चीज़ें जब मान के करता है तो उसको पता रहता है कि मैं मान के करता हूँ, पर इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि वो कुछ जानता नहीं है। तो ऐसे लोगों का डिवीजन नहीं हो रहा है। हम डिसीजन लेते हैं, उसमें ये 3 तरह के डिसीजन हम लेते हैं। इसमें सबसे प्रॉब्लमैटिक है जब हम जानते नहीं हैं और हम मानते हैं कि हम जानते हैं। ये बात, इसी को हम एड्रेस कर रहे थे। दूसरी जो बात है, ये तो साफ दिखता है कि कम से कम भारत के परिप्रेक्ष्य में मैं तो अब कन्विंस्ड हूँ कि जितनी एरोगेंस, जितना एक तरह का अहंकार हमारी शिक्षा ने व्यापक रूप से दिया है, इतना कहीं नहीं हुआ है। ये पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने को एक अलग ही कैटेगरी में डाल करके, और जो साधारण हमारा है उसको वो सोचता है ये हमसे कम है, हम में ज़्यादा अकल आ गई। आई वाई कुछ नहीं है, इसको चालाकियाँ ज़्यादा आई है। ये पढ़े लिखे आदमी को ज़्यादा चालाक हो गया है, उसको सिस्टम को मैनिपुलेट करना आ गया है थोड़ा बहुत, परंतु वो ज़्यादा विवेकशील हो गया है, उसमें ज़्यादा विजडम आ गया है, वो ज़्यादा अच्छा आदमी हो गया है। ये तो कतई नहीं है। एरोगेंस बहुत है। एरोगेंस, इंडिविजुअल एरोगेंस भी होती है जी, किसी में दिखेगी आपको ज़्यादा कम, वो एक अलग बात है। ये तो सर्वव्यापी है। जैसे जिसने कोई 10-12 साल पढ़ लिया उसके अंदर ये आ गया, वो अपने माँ बाप को मूर्ख मानने लगा है और अपने को बहुत 30 मार्का मानने लगा। ये व्यापक, दिल्ली से लेके जो लुटियंस में बैठे हैं लोग, वहाँ से लेके और गांव में जो 10-12 क्लास पढ़ लिया, वहाँ तक ये व्याप्त है। वो अलग अलग मैनिफेस्टेशन उनके अलग अलग हैं, क्योंकि जो दिल्ली में लुटियंस में बैठा है उसकी एरोगेंस एक अलग ही लेवल की है। मतलब वो टोटली कट ऑफ है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री, और वो बहुत अच्छी नकल करने में उसको महारत हासिल हो गई है। किसकी नकल? जिसको वो श्रेष्ठ मानता है। किसको श्रेष्ठ मानता है? पहले अंग्रेज़ों को श्रेष्ठ मानता था, आज अमेरिकनों को श्रेष्ठ मानता है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ कपड़े में, भाषा में, विचारों में भी वो इम्बाइब कर रहा है। अब कल ही मैंने कहीं पढ़ा
कि एक स्टेप बाय स्टेप नहीं, शिव नाडर स्कूल है। अब वहाँ पे ये आ गया है कि फॉर्म में वो लड़का लड़की ये लिख सकता है कि मैं न लड़का हूँ, मैं न लड़की हूँ, मैं बाइनरी हूँ। माने मैं सेक्स और जेंडर को अलग कर दिया। ये अमेरिका में चल रहा है कि सेक्स एक अलग चीज़ है, जेंडर एक अलग चीज़ है। जेंडर आइडेंटिटी आदमी की इच्छा के अनुसार वो ले सकता है कि मैं बोलूँ कि मैं नहीं भाई, जब मैं तो औरत हूँ, ये मेरी चाहना है, मैं मेरी मर्जी है। या मैं बोलूं कि मैं तो कुत्ता हूं। अभी मैंने कल एक तस्वीर देखी, बम्बई में एक लड़की दूसरी लड़की को चेन पहना के घुमा रही है, और वो जो जिसको घुमा रही है वो कुत्ते की तरह चल रही है 4 पांव पे। तो ये पागलपन की सीमा हो रही है व्यक्तिवाद के नाम पे। मेरी जो मर्जी वो मैं करूं, जैसा मैं सोचना चाहूं वैसा मैं सोच सकता हूं। इस तरफ ये जितने लोग ये सब कर रहे हैं, उनकी सेल्फ इमेज क्या है आप सोचिए कभी। वो तो ये मानते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं। हम टोटली लिबरेटेड लोग हैं। लिबरेटेड कौन होता है? जो सब कुछ जानता है। तो यही तो विरोधाभास है कि एक तरफ ये, और ये भयंकर रूप से आगे बढ़ रहा है और ये प्रमोट हो रहा है। मुझे नहीं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है सरकार को इसमें इंटरवेन करना चाहिए, नहीं तो ये बहुत जल्दी हमारे युवाओं में, अभी तक तो दिल्ली बम्बई में है, ये देहरादून में और फिर मसूरी में और छोटे शहरों में भी आने वाले है ये बीमारी। ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये तो आपने उसकी जो हमने जो ये मान रहे हैं कि वो जानते हैं, उनकी बात की, उनके दम की बात की। हमारा जो एक्सपीरियंस इस दौरान रहा कि जिन आचार्यों के संग हम बैठे थे, जिन विद्यार्थियों के संग, छोटे छोटे बच्चे थे, उनके अंदर जितना मतलब विद्वता हम दिख रही थी, और बाकी जो कार्यकर्ता लोग भी थे, उस विद्वता के बावजूद भी उनमें जो एक सहजता थी, अपने उस सुबह शाम संध्या कर रहे थे, तो उसके लिए कोई ये नहीं मान रहे थे कि कोई बहुत प्रमुख काम करे। जिस उनके जो आचार्य थे वो भी खाना परोसने में आगे बढ़ बढ़ के खाना परोस रहे थे। तो उस पूरे ज्ञान का, उस पूरे विद्वता के होने के बावजूद भी वो जो ज़मीन से जुड़ना ही कहेंगे उसको, उससे जुड़े हुए थे। ये परंपरा में जो लोग रहते हैं उनके अंदर कैसे आता है उस पर? बिल्कुल, ये जैसे अब वो विद्यापीठ के प्रधानाचार्य वहाँ थे, और वो विद्यापीठ कोई छोटी मोटी विद्यापीठ नहीं है। वहाँ पे संस्कृत के स्कॉलर्स वहाँ से निकलते हैं, ठीक। वो हमारे साथ बैठे, पूरी तरह सुना और वैलिडेट भी किया। मैं ये कभी नहीं सोच सकता कि कोई टाई कोट वाला, या टाई कोट छोड़ दो, जीन्स वाला भी हो सकता है, वो उधर बैठे और इस तरह से सुन ले, सवाल ही नहीं है। तो ये सहजता तो उनमें है, और ये बहुत बड़ी खूबी है। अच्छा, वो लोग गाना भी गाते थे, तो उन्हें कितने लोग, और कितना बढ़िया शास्त्रीय संगीत, किसी को बोलना नहीं पड़ता था तुम गाओ। अगर यहाँ मैं सोचता था अपने यहाँ होता, किसी को बोलते कि गाओ, तो वो बोलता आज तो थोड़ा गला थोड़ा ठीक नहीं है। पहले ये यहाँ से शुरू होता, 2-3 बार मनुहार के बाद वो शायद गाता या गाती। वहाँ कोई बात ही नहीं थी, सहज रूप से तुम लोग गा रहे थे, और बहुत उच्च कोटि का शास्त्रीय संगीत जानने वाले थे उनमें से कई लोग। तो ये सहजता तो वहाँ थी, खाने में, खाना खिलाने में, खाना खाने में, कहीं कोई नखरा, कहीं कोई बेमतलब की औपचारिकता कहीं नहीं दिखी। औपचारिकताएं थी, लेकिन वो दूसरी तरह की औपचारिकताएं थी कि खाने में कहाँ से कब शुरू होगा, कौन सा चीज़ पहले दी जाएगी, बाद में कौन सी दी जाएगी, पर वो एक वो परंपरा है। यहाँ तो अपने यहाँ तो बहुत तरह का बिगाड़ आ गया। और ये ठीक बात तुमने बोली कि हम लोग तो हर चीज़ में असहज हो गए। वहाँ जो सहजता थी वो बहुत उच्च कोटि की सहजता थी। तो इसको इस तरीके देख सकते हैं कि परंपरा में सहजता है, उसमें मतलब निहित है वो सहजता, और जो आज जिसको हम जी रहे हैं आधुनिकता, वो हमको असहज बनाती है और दम्भी बनाती है। असहज बनाएगी, उसका तो कारण है ना, क्योंकि आप जो होते हैं और जो आप दिखावा करते हैं उसके बीच बहुत बड़ा गैप है। आधुनिकता यही करती है। जो हमारी जिसको मैं गुरु जैसा ही मानता हूँ, जो गांव की औरत ने जब कहा कि आप होना सिखाओ, दिखना दिखाना मत सिखाओ स्कूल में, ये बहुत बड़ी बात है। तो आज की आधुनिकता तो हर समय यही कर रही है कि भाई जो तुम हो उसको अपने अंदर रखो, बाहर में दूसरा प्रोजेक्ट करो कि तुम कितने स्मार्ट हो, तुम कितने ये ABC जो भी हो वो। तो हमेशा गैप है बिटवीन व्हाट यू आर एंड व्हाट यू आर प्रोजेक्टिंग। जो तुम हो और जो तुम दिखाते हो, उसके बीच में गैप इधर आधुनिकता पैदा करती है। जबकि परंपरा में पूरा का पूरा है कि जो आप हैं वैसा आप प्रदर्शित कीजिए। अगर ऐसा होगा
तो आप अपने आप ऑटोमेटिकली सहज होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो आपने कई बार उसका उदाहरण भी हमारी चर्चाओं में निकल के आया, वो सीवी वाला उदाहरण, की सीवी में तो हम ये दिखाते हैं ना कि हम वो एक उदाहरण निकल गया। एक बात जो स्वामी विश्वधीराज तीर्थ जी ने जब चर्चा हो रही थी तो उन्होंने बहुत सुंदर उस दिन वो चर्चा हुई, और उसमें उन्होंने एक बात कही, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि उन्होंने कहा कि आप जो बात कर रहे हैं, आपको संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पवन जी जो बात कर रहे हैं, और इस देश में जितने भी वेदों को जानने वाले जो लोग हैं उनको इस दृष्टि से एक बार वेदों को देखना चाहिए, आधुनिकता को समझ के वेदों को देखना चाहिए, तो ज़्यादा इम्पैक्ट मेरे ख्याल से क्रिएट, ऐसा वो कहना चाह रहे होंगे कि क्रिएट कर पाएंगे। यहाँ तक जब बात पहुँची, और ये बात ऐसा नहीं था कि पहले दिन ही कह दी, कि 2-3 दिन की चर्चा के बाद बात इस बिंदु तक पहुँची, तो ये जो बात इस बिंदु तक पहुँची उसको आप कैसे देखते हैं कि मतलब ऐसी क्या बात हुई वहाँ पे कि बात इस बिंदु तक पहुँची? नहीं, मैं जब इस बात करता हूँ तो मेरी चेष्टा रहती है कि मैं पूरी ईमानदारी से बात करूँ। ईमानदारी का मेरा मतलब है कि जो मैं जितना मैं समझा हूँ, जितना मैं जानता हूँ, उधर ही तक रहूँ। कभी कभी 19-20 हो जाता होगा, पर मैं कोशिश करता हूँ कि जितना मैं जानता हूँ उतनी ही बात करूँ। तो मैं ये बात में बहुत क्लियर, मैंने उधर भी रखी थी कि मैं परंपरा को बिल्कुल नहीं जानता हूँ, मैं उस बैकग्राउंड से भी नहीं आया हूँ। मेरा बैकग्राउंड तो अति आधुनिक बैकग्राउंड रहा है। हम लोग लेफ्टिज्म से प्रभावित परिवार से आया हूँ। साइंटिफिक, सो कॉल्ड साइंटिफिक और रैशनल जो अहंकार जिसकी मैं बात किया, उस पूरे वातावरण से मैं आया हूँ। ये तो एक ईश्वर की कृपा है कि मुझे ये दिखने लगा कि ये कितना खोखला है ये सारा का सारा मामला। और फिर मैंने एक ही चीज़ को पकड़ी, और उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय अपने गुरु श्री नागराज, अग्रहार नागराज जी को देता हूँ, जो अमरकंटक में रहते थे। वो भी कर्नाटक के थे ओरिजिनली, इंसिडेंटली। उनसे मुझे एक बात पता समझ में आई कि हम सब मनुष्य होने के नाते हम में ये क्षमता है कि हम सत्य को देख पाएँ। अगर वो कोई हमें दिखाए या हमको कभी दिख जाए तो हम उसको देख सकते हैं। इसके लिए हमको सर्वे करने की ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है। जब हमको दिखे और हम अगर उसको अपने साक्षी के कसौटी पे उसको कसें तो हमको सत्य दिख जाएगा। ये बात हमको पकड़ में आ गई। पूरा सत्य समझ में आ जाएगा ऐसा मैं दावा नहीं करता हूँ, पर जहाँ जहाँ दिखेगा वहाँ वहाँ आप देख सकेंगे। तो ये बात जब पकड़ में आई तो मैंने सारा का सारा इसी पे मेरा बिल्डअप हुआ। और उसमें एक बात ये भी समझ में आई कि ये मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ कि निमित्त और उपादान कारण का भेद समझ में आया। और वो जब भेद समझ में आया और उसको जब मैंने अपने जीवन में जितनी भी चीज़ें हुई हैं उसके साथ जोड़ के देखा, तो ये पाया कि मैं तो हर जगह निमित्त ही हूँ, और मेरे अलावा भी बहुत सारे निमित्त हैं। मैं ही एक निमित्त नहीं हूँ, और उपादान तो मैं कहीं हूँ ही नहीं। जब ये बात पकड़ में आई तो बहुत सारी परतें अपने आप खुलती चली गई। अभी भी बहुत कुछ खुलना बाकी है। जो जितनी खुली उसको मैंने इधर इनके सामने रखा। तो ये लोगों को थोड़ा ये आश्चर्य भी था कि आप तो बिल्कुल दूसरी तरफ से आए हैं, हम दूसरी तरफ से आए हैं, फिर भी बात जुड़ गई। तो मैं ये मानता हूँ कि कोई भी परंपरा हो, अगर वो सचमुच में परंपरा है तो उसमें ये साफ कर दूं कि परंपरा का मतलब ये नहीं होता कि जैसे हमारे रिम्पोचे जी कहते हैं कि भाई तिब्बत में हम लोग नहाते नहीं थे क्योंकि बहुत ठंड पड़ती थी, तो अगर हम कोई तिब्बती मिले और वो नहाता नहीं है तो हम बोल दें कि ये तो उसकी परंपरा है। ये परंपरा नहीं होती। परंपरा उसी को कहते हैं, कुमार स्वामी ने उसको कहा है, परंपरा वो होती है जो किसी डिवाइन सोर्स से निकलती है, अलौकिक सोर्स से निकलती है। और अलौकिक सोर्स से निकलती है, ओब्लिक आप कर सकते हैं, सनातन से निकलती है, सत्य से निकलती है। और वो बिना किसी अवरोध के गुरु शिष्य परंपरा के मार्फत आज जहाँ है वहाँ तक पहुँची है। ये उसका दूसरी शर्त है। और तीसरी शर्त है कि आज आप उसको, इट इज़ रैशनली वेरीफाइबल, उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। जहाँ से आई उन्होंने तो देखा और देख करके ये चीज़ हुई, पर अब आप उसको रैशनली वेरीफाई कर सकते हैं। ये कुमार स्वामी की
डेफिनेशन है परंपरा की। एक जी की परंपरा हो या वो शंकराचार्य जी की परंपरा हो या कोई बुद्ध भगवान की परंपरा हो, मेरा ये मानना है कि वो सत्य पे ही खड़ी है और सनातन पे ही खड़ी है। सत्य का मतलब सनातन माने एटर्नल एंड पेरेनियल, वो हर समय एक जैसी है, उसमें बदलाव नहीं है, देश काल की वजह से बदलाव नहीं है। तो अगर वो सत्य पे खड़ी है और हम इधर से जा रहे हैं, हम सत्य से जा रहे हैं और वो लोग परंपरा से आ रहे हैं, तो मिलना ही है। अगर वो परंपरा भी उसी पे खड़ी है जिस पे हम बात कर रहे हैं, तो इसलिए उसमें होना ही है कि वो एक हो। पर हाँ, हमारे पहुंचने के रास्ते अलग अलग हैं, इतना ही है। क्योंकि जो विद्यापीठ के प्रधानाचार्य थे आचार्य सत्यनारायण जी, जब वो अपनी बात कह रहे थे तो उन्होंने भी, जो आप हमने बात करी, वो भी यही कह रहे थे कि जो आप बात कह रहे हैं वो हमारे शास्त्रों से वैलिडेट हो रही है। उन्होंने 2-3 मेरे ख्याल से गीता के श्लोक भी पढ़े और उसको जोड़ा पूरी बातों से कि ये बात आपस में जुड़ रही है। तो ये जो हमने बात की वो तो बात सत्यनारायण जी ने भी कही और विश्वधीराज जी ने भी कही। इसके बावजूद जो मेरे मन में एक जिज्ञासा थी कि क्योंकि जैसा आपने भी बताया कि 3 ग्रुपों में वहाँ लोग आए थे, 3-3 दिन के 3 एक तरीके से 3 शिविर थे वो, जिसको कंटिन्यूटी में हमने चलाया। तो इन 3 तरह के जो अलग अलग ऑडियंस कह सकते हैं उनको, जो आई आपके सामने, और तीनों का जो वो था, जो प्रकृति थी वो लगभग समान थी। सब में शिक्षक थे, सब में विद्यार्थी थे, सब में अभिभावक थे, कार्यकर्ता थे। तो इसका एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? आपको ऐसा तो नहीं लगा कि मुझे बार बार बात रिपीट करनी पड़ रही है, या कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस उस दौरान? नहीं, मेरा एक्सपीरियंस ठीक इसलिए अच्छा इसलिए रहा कि मैं बहुत प्रिपेयर करके नहीं जाता हूँ। हर बार सोचता हूँ कि प्रिपेयर करके जाना चाहिए, लेकिन होता नहीं मुझसे। तो और वो ठीक भी है मुझे लगता है, क्योंकि उसमें थोड़ी ईमानदारी से बातें निकलती है, दिखावा कम होता है। नहीं, आप बहुत प्रिपेयर करके जाएंगे तो आप फिर जो मेमोरी आपकी बोल रही होती है, आपने सोचा हुआ है उसी को आप बोल रहे हैं, जबकि आप बेसिक फंडा को आपके अंदर है, उसको आप एक्सप्रेस करेंगे तो वो जैसी स्थिति परिस्थिति होगी वैसे उसका एक्सप्रेशन निकलेगा। तो वो स्थिति परिस्थिति का मतलब एक तो वातावरण जो कि गजब का था, लेकिन जो लोग वहाँ मौजूद थे, वो 30 का जो तुम बैच बोल रहे हो, उनको देख करके, उनके हाव भाव, उनके प्रश्न, उनकी टिप्पणियाँ, उससे वो निकलता है। तो इट इज़ मोर ऑफ अ संवाद रादर देन अ वर्कशॉप, कि हम पहले से प्रिपेयर करके गए हैं और वो हमने वहाँ प्रेजेंट कर दिया, जैसे उड़ेल दिया, ऐसे नहीं। वो वहाँ से दोनों के बीच संवाद हो रहा है और उसमें से जो केमिस्ट्री बनती है वैसे निकल रहा है। फंडामेंटली एक ही बात है। तो इसलिए हर तीनों में 3 तरह से बात हुई, एक तरह से हाँ बिल्कुल एक ही बात हुई, लेकिन एक्सप्रेशंस एकदम अलग अलग थे। तो मेरे लिए भी बहुत जगह बहुत इंसाइटफुल भी रहा, क्योंकि मेरा ये अपना अनुभव रहा है कि जब आप प्रिपेयर इन द सेंस कि मेमोरी से नहीं बोलते, शुद्ध रूप से मेमोरी तो रहती है, 0 और 100 की बात नहीं है, पर आप एकदम पूरा पहले से प्लानिंग करके नहीं बोलते हैं, तो आप और इस तरह की बात जो कि ये जो बात हो रही है ये विचार नहीं थे, विचार नहीं थे, ये हम प्रस्तावित कर रहे थे कि ऐसा मैं देख रहा हूँ, आप देखिए आपको दिखता है कि नहीं। इस मोड में हम लोग बात कर रहे थे कि मुझे ऐसा दिखाई दिया, आपको, आप देखो, मैं आपके सामने ये रख रहा हूँ, आप भी देखिए आपको कैसा लग रहा है, आप इसको एग्जामिन करिए। तो ये जब मैं करता हूँ तो मैं अपने अंदर झांकते हुए बोलता हूँ। जब वो होता है तो बहुत बार एक नई इंसाइट भी मिल जाती है, क्योंकि कुछ नए चीज़ें जुड़ जाती है। अभी क्या है कि एक सत्य ये खंड खंड में पड़े होते हैं। जैसे पानी के एक यहाँ पानी का एक छोटा सा पैच है, एक दूसरा पैच है, तीसरा पैच है, पर कई बार जब ये पैच आपस में जुड़ते हैं तो एक नई इंसाइट मिलती है। अल्टीमेटली एवरीथिंग मस्ट कम टुगेदर। जैसे कहा जाता है ना हमारे यहाँ की सत्य तो एक है, तो एक में सब कुछ है, उस एक में सभी कुछ है। तो वो तो जबकि स्थिति है तब की होगी, लेकिन ये छोटे छोटे टुकड़े भी जब जुड़ते हैं
तो वो एक इंसाइट मिलती है। तो ये जब आप बहुत प्रिपेयर करके नहीं जाते तो ये होने की संभावना रहती है। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा रहा है। एक बात अभी आपने कही और इस बारे में हमारी वहाँ पे बात भी हुई थी कि जो विचार, बौद्धिक वर्ग विचार, उसको एक ऑथेंटिसिटी एक चीज़ है ना। वहाँ पे मुझे हमारे जो भी श्रोता थे वो उनसे जो प्रश्न आ रहे थे, जो टिप्पणी आ रही थी, बहुत ऑथेंटिक थी, उनकी अपनी थी, वो किसी विचार से प्रभावित नहीं थी। तो इस पे थोड़ा बात करिए कि ये विचारों की दुनिया क्या है और एक ऑथेंटिक दुनिया, ये इस पे थोड़ा सा। विचार जो है इसकी कैटेगरी अलग है, सनातन की कैटेगरी अलग है। ये दो अलग अलग श्रेणियां हैं। विचार सत्य पे आधारित हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर विचार विचार होता है। आप बोल सकते हैं कि ये विचार मुझे अच्छा लगा, आप बोल सकते हैं नहीं भाई ये विचार से मैं सहमत नहीं हूं, इससे मैं सहमत हूं। ये तथ्य पे आधारित है, ये तथ्य मिसइंफॉर्मेशन है, ये ठीक नहीं है। लेकिन जो ठीक भी हो तो भी वो सत्य की कैटेगरी में नहीं आता। विचार सत्य तो बस होता है उसमें। जैसे ये उदाहरण मुझे सबसे सटीक लगता है कि अगर मैं ये प्रस्ताव रखूं आपके सामने कि दुनिया के सभी मानव तैर सकते हैं, उनमें ये क्षमता है कि वो तैर सकते हैं, तो आप अगर इसको पे ध्यान देंगे तो आप बोलेंगे कि हाँ ये बात ठीक है। आपको एक एक से जाके पूछने की ज़रूरत नहीं होती है कि भाई तुम तैर सकते हो कि नहीं तैर सकते हो। तैरना आता है कि नहीं ये नहीं पूछ रहे। बहुत लोगों को तैरना नहीं आता है, पर उसमें क्षमता है कि वो तैर सकता है, क्योंकि वो मनुष्य है, वो उड़ नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति बिना किसी मशीन और किसी एक्सटर्नल एड के, ये बात हमको पूछने की ज़रूरत नहीं है, ये सत्य है, ये विचार नहीं है। पर मैं कहूँ कि आदमी एक ऐसी चीज़ बना लेगा कोई दिन कि वो अपने पॉकेट में रखेगा और वो उसको स्टार्ट करेगा और वो उड़ जाएगा, तो ये सत्य नहीं है। इसको ये जो है ये एक विचार है या एक आइडिया है। ओके, तो ये अगर हमको भेद करना बहुत ज़रूरी है सत्य के बीच और विचार के बीच। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे मुझे एक भी व्यक्ति में ये बात नहीं लगी कि वो मुझे इम्प्रेस या किसी को इम्प्रेस करने के लिए बात कर रहा है, जो कि आधुनिक समाज में व्याप्त है। हमारे स्कूलों में भी व्याप्त है। आज का विद्यार्थी बहुत सारे प्रश्न इसलिए करता है कि दूसरे को इम्प्रेस करे। तो देखो मैंने ये प्रश्न किया, मैंने ये टिप्पणी की, तो दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए वो कर रहा है। उसमें ईमानदारी की कमी होती है। ईमानदारी से निकला हुआ प्रश्न या ईमानदार प्रश्न और दिखावे वाला प्रश्न, ये दो प्रकार के प्रश्न होते हैं। आज की शिक्षा हमको दिखावे वाला प्रश्न करने के लिए प्रेरित करती है। तो इसलिए आप अगर स्कूल में जाएं तो आप पाएंगे कि विद्यार्थी जो अपने को बहुत स्मार्ट समझता है वो क्यों के प्रश्न दुनादन करेगा आपसे। वो आंसर में भी इंटरेस्टेड नहीं है, पर वो आपको इम्प्रेस करने के लिए दुनिया भर के प्रश्न करेगा। ये हमारी शिक्षा ने कर दिया है, क्योंकि हमने उनको सिखाया कि आप प्रश्न करो, खूब प्रश्न करो। ना आपकी बात सुन रहा है, ना उसको जांच रहा है, प्रश्न किए जा रहा है और वैसे प्रश्न कर रहा है जिसका उत्तर भी वो नहीं चाहता कि आप उसको दें। तो ये बहुत, और अगर आपको सही में अगर अपना अंदर में एक विकास करना है, यानी आपको अपनी समझ को बढ़ाना है, तो आपको ईमानदारी उसमें एसेंशियल है। आप विचार में ईमानदारी की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत सारे विचार पढ़ सकते हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ ली, आपको बहुत सारे कोटेशंस याद हो गए, आप इसको कोट कर लें, उसको कोट कर लें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आप कर सकते हैं और ये हो रहा है। आज के इंटेलेक्चुअल सर्कल्स में ये बहुत हो रहा है, लेकिन ये इससे कुछ निकलता नहीं है सिवाय इसके कि आपने दूसरे को इम्प्रेस कर दिया ज़्यादा से ज़्यादा। वो भी एक्चुअली पकड़ ही लेता है कि ये कुछ गड़बड़ तो हो रही है, बोले ही नहीं भले ही। तो ये है, तो ईमानदारी समझ के लिए बहुत ज़रूरी है और ईमानदारी सहजता के लिए बहुत ज़रूरी है। बिना ईमानदारी के, ईमानदारी मैं ये पैसे वाली ईमानदारी नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने आपसे 5 रुपये दिए और आपको 5 रुपये लौटा दिए, वो वाली बात नहीं करता। अपने साथ ईमानदारी की मैं बात कर रहा हूँ, ऑथेंटिसिटी विद इन योर सेल्फ। मुझे लगता है यही ऑथेंटिसिटी थी, तभी हम लोग, तभी वहाँ पे जो लोग थे वो इस तरीके की प्रतिक्रिया, जिस तरह की प्रतिक्रिया आई,
वो इसीलिए आई कि वो देख सकते थे, क्योंकि मुझे लगता है कि वो लोग ऐसे हैं कि किसी भी तरह के दिखावे को पहचान ना लें, वो तो तुरंत पहचान सकते थे, इतनी विद्वता तो उन सभी लोगों में थी। जब हम चर्चा कर रहे थे तो एक बिंदु में ये बात भी आई कि जो परंपरा से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए क्यों ज़रूरी है कि वो आधुनिकता को देखें, और ये भी देखें कि कैसे परंपरा भी कई बार बहुत ही सटल रूप में आधुनिकता से प्रभावित हो जाती है, मतलब उनके जो कार्य व्यवहार हैं या कुछ है। तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आया था चर्चा के दौरान, तीसरे या चौथे दिन में। उसमें आपने कुछ बातें वहाँ पे रखी थी, उस पर मैं चाह रहा था कि उसको थोड़ा सा एक बार रिमाइंड करते। तो हमारे परंपरा के लोग बेचारे अपने को बचाने में लगे हुए, जो सचमुच में परंपरा को के प्रति निष्ठा रखते हैं, वो तो पिछले 200-300 साल से अपने को बचाने में ही लगे हुए कि किसी तरह हम अपने आप को बचा लें, क्योंकि पूरा प्रभाव बाहर का वो तो उनके अगेंस्ट है ना, उनके विरुद्ध बैठता है हर चीज़ में। आपको अब जैसे ये लोग आए थे अपने यहाँ, अब वो तो उनकी इतनी ही डिमांड थी ना कि भाई हमको ऐसी बहता हुआ पानी मिल जाए, नल का पानी नहीं, कुएं का पानी मिल जाए या कहीं नदी या नाला मिल जाए जहाँ से हम पानी ले लें। ये भी देहरादून जैसे शहर में मुश्किल से मिला ना अपने को। तो मैं कह रहा हूँ परंपरा वालों को तो हर जगह मुश्किल हो गई है। हमारी सारी व्यवस्था सारी इस तरह की है कि वो उसके विरुद्ध बैठती है। वो सीधा साधा जीव जीने के लिए भी उनको मुश्किल है। अगर वो लकड़ी में खाना बना के खाना चाहते हैं तो फ्लैट में कहाँ से खाएंगे, हमको बताइए। आप सोच के देखो, हर पल पल पे उनके लिए मुश्किल है। तो वो बेचारे सिकुड़ गए अपने आश्रमों में, अपने मठों में, उनके लिए बाहर जगह ही नहीं रही है। और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। कुछ गड़बड़ तो हो रहा है, लेकिन फंडामेंटली कहाँ गड़बड़ हो रहा है। उनको लगता है ये पूरा का पूरा मामला जो है ये एक्सटर्नल है, जबकि एक्सटर्नल होते हुए भी इंटरनल भी है। यानी अपनी कॉग्निशन में, अपनी सोच में इसने वायरस पैदा कर दिया है कि आज का मनुष्य जिस तरह से सोचता है, जिस तरह से अपने डिसीजन लेता है, जिस तरह से चीज़ों को प्रोसेस करता है, वहाँ प्रॉब्लम आ गया। उधर अभी तक परंपरा वालों का ध्यान नहीं गया है। ये जो हम लोगों ने किया, इसमें उनका ध्यान उस तरफ गया कि इसको हमको एड्रेस करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जैसे पूर्ण प्रगति जैसा इनिशिएटिव, जो कि एक ईमानदार इनिशिएटिव है, निष्ठा वाला इनिशिएटिव है, लेकिन उनको भी तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है ना। क्या कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है? जिन परिवारों से बच्चे उनके स्कूल में आ रहे हैं, वो सब डिमांड करते हैं कि भाई हमको डिग्री तो चाहिए हमको, और सरकार की भी है कि भाई आपने तो वो क्या है, राइट टू एजुकेशन में प्रॉब्लम होने लगा है। तो उन लोगों को यही बोर्ड का सहारा लेना पड़ता है कि साहब एनसीईआरटी के से एफिलिएशन हो, मतलब सीबीएसई से हो कि कर्नाटक बोर्ड से हो, कहीं ओपन स्कूल से हो, कोई ना कोई एफिलिएशन चाहिए। अब उसमें जहाँ आप इस सिलेबस के और करिकुलम के चक्कर में पढ़ते हैं, वहाँ आपको दिखता है कि ये गड़बड़ हो रहा है, ये करिकुलम में गड़बड़ है, इसमें कॉन्ट्रडिक्शंस है, लेकिन आपको उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो आप जब तक ठीक से आपके दिमाग में क्लैरिटी नहीं होगी कि हम इसको कैसे काउंटर करें, कहाँ कहाँ काउंटर कर सकते हैं, तब तक आप उस प्रेशर में आते ही चले जाएंगे। और वो प्रेशर आज जितना है उससे कल बढ़ने वाला है, परसों और बढ़ने वाला है, तरसों और बढ़ने वाला है। तो आपको कुछ, अगर आप उसको समझ लें कि कहाँ प्रॉब्लम है, तो आप पेरेंट्स से भी बात कर सकते हैं कि आप ये है समस्या कहाँ है। क्योंकि कोई भी आदमी खुश नहीं है इसमें। जिस आदमी को 4 लाख रुपया महीना भी नौकरी मिल रही होगी, वो दरअसल खुश नहीं है, वो भी बहुत टेंशन में जी रहा है। उसकी घर का जीवन अलग है, उसके ऑफिस का जीवन अलग है, उसको ऑफिस में कितनी सारी पॉलिटिक्स करनी पड़ती है। उसमें वो सफल होता है तो थोड़ा बहुत खुश हो लेता होगा, पर टेंशन तो वो भी देता है। जो विफल होता है वो तो दुखी होता ही है। तो आप ऑफिस में जाते हो, उसमें आप इनसिक्योर रहते हो। आप घर आते हो, वहाँ पे आपको नाटक करना पड़ता है, अपनी पत्नी से भी नाटक करना पड़ता है, पत्नी को पति से नाटक करना पड़ता है। वी ऑल नो दिस, कोई बोलता नहीं है, पर ये बच्चों से पेरेंट्स घबरा रहे हैं कि भाई ये कहीं LGBT वाला रास्ता तो नहीं ले लेगा। ये शंका सबको रहती है। अब कितना ही आप LGBT का झंडा लेके चले, लेकिन अपने घर में आती है तो आपको असहजता होती है। तो ये सारी कॉन्ट्रडिक्शंस के बीच में आज का मनुष्य जी रहा है। तो जो इसके आधुनिकता के बारे में सोचता नहीं है, जिसको ये कोई समस्या नहीं लगती, वो भी परेशान है।
तो इसलिए अगर हम इसको दिखाएं, हम इसकी चर्चा करें और दिखाएं कि समस्या कहाँ है, आपके कॉग्निशन पे है, आपके कॉग्निशन को तो आप एड्रेस कर ही सकते हैं, तो मुझे लगता है वो थोड़ा बहुत आराम में तो आएगा ही। और ये काम हम इस तरह के लोगों को करना पड़ेगा, कोई ना कोई दिन, आज करे, कल करे, परसों करे, अगर उनको रहना है तो। नहीं तो ये आधुनिकता उनको भी निगल लेगी, मैं ये मानता हूँ। और हमने इस विषय पर अच्छे से वहाँ पे चर्चा करी और हम कम्युनिकेट भी कर पाए। हाँ, मतलब एक बार में तो क्या होता है, थोड़ा बहुत बैठता है। ऐसी चीज़ तो है नहीं कि हम कोई गाड़ी सिखा रहे हैं कि भाई गाड़ी की मरम्मत कैसे करनी है, कि एक बार सिखाया, आ गया, आप थोड़ा प्रैक्टिस करेगा तो आ जाएगा। ये चीज़ें इतनी एक तरह से नई हैं लोगों के लिए, क्योंकि इस तरफ कभी ध्यान, अपने अंदर ध्यान नहीं गया। आज की शिक्षा इज़ टोटली एक्सटर्नलाइज्ड। वो शिक्षा बाहर ही बाहर देखती है, यही सिखाती है कि सारी समस्या, सारे सॉल्यूशंस बाहर हैं। हम लोग जो काम कर रहे हैं उस काम में ये बता रहे कि आप एक अंदर देखिए, अंदर बहुत कुछ आपको मिलेगा, उसको आप ठीक कर सकते हैं। वो प्रोसेसिंग कैसे हो रही है उसको देखिए। ये जानना मानना अलग अलग चीज़ें हैं और बिना जाने मानना अलग चीज़ है। इसको जब देखता है आदमी तो पहली बार देखता है, ये समस्या बाहर थोड़ी नहीं है, तो समस्या आपके अंदर है, उसको दिखाई देने लगता है। तो ये परंतु क्योंकि आदत नहीं है, आदमी तो आदत का शिकार है। आदत सिर्फ सिगरेट पीने की या शराब पीने की या खाना खाने की नहीं होती, आदमी आप कैसे सोचते हैं उसकी भी आदत होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें एक बार से नहीं होगा, कई बार इसमें क्या कहते हैं, रिफ्रेशर कोर्स जैसा कुछ करना पड़ेगा, तब जाकर के ये बैठती है। एक बार बैठ जाए ठीक से तो फिर ठीक है। पर ये तो आप शायद मानेंगे कि जो ये परंपरा से जुड़े हुए जो लोग हैं, इनके अंदर जो अंदर देखने की प्रक्रिया है सहज है। वनस्पत जो हमारे स्कूलों से पढ़े लिखे बच्चे हैं उनके तो सहज है, वो तो बिल्कुल देख ही नहीं सकते अंदर, मतलब उसको उन तक ये बात पहुंचेगी भी नहीं। एक बात शायद जो मैं कहना चाह रहा था कि इस पे थोड़ा, जिस बेंगलोर से 350 किलोमीटर की दूरी पे हम लोग थे, खूबसूरत जंगल था, खूबसूरत माहौल था, हमारे फ़ोन भी वहाँ पे काम नहीं कर रहे थे और खूब चलना भी पड़ रहा था जंगलों के बीच में। और हम किसी भी ऐसे तय हॉल के अंदर नहीं बैठे हुए थे, अलग अलग जगहों पे बैठे थे, खुले में हम काफ़ी बैठे। इस तरह के जो विमर्श होते हैं, उनको इस तरह का जब वातावरण मिलता है तो ये ज़्यादा प्रफुल्लित होते हैं और ज़्यादा गहनता से हम उस चीज़ों को देख पाते हैं। जो अभी आपने कही अंदर जाने की प्रक्रिया, शायद ऐसी परिस्थितियां जब आपके आसपास होती हैं तो ज़्यादा हम इमेजिन नहीं कर सकते। अगर ये संवाद किसी होटल में या बेंगलोर शहर में हुआ होता तो शायद इतना गहन नहीं हो रहा होता, है ना। तो इस पे थोड़ा सा एक बात की, एनवायरनमेंट का फ़र्क पड़ता है, जहाँ आप बैठे हैं उस वातावरण का फ़र्क पड़ता है, आप कैसे बैठते हैं, फॉर्मली बैठते हैं, इनफॉर्मली बैठते हैं, सब चीज़ का फ़र्क पड़ता है। ये इसी को डिज़ाइन कहा जाए। डिज़ाइन का फ़र्क पड़ता है, आपके कमरे का डिज़ाइन, आपके वातावरण का डिज़ाइन, आप सब का फ़र्क पड़ता है। एक डिज़ाइन आपको सहज बनाने के लिए कंड्यूसिव है, यानी मदद करता है सहज होने में। दूसरा एनवायरनमेंट आपको टेंस रखता है। एक वातावरण में आपको पैंट कमीज, जो उधर आने के बाद आपको लगता है कि यार क्या ज़रूरत है पैंट कमीज की, चलो लुंगी पहनते हैं, बैठते हैं आराम से। क्या होता है, कोई बोलता नहीं है कुछ भी, लेकिन आप खुद ही रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है। और जब आप रिलैक्स हो जाते हैं और आप नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट में आ जाते हैं अपने आप ही, क्योंकि कोई हमको जज नहीं कर रहा है, तो आपका सारा फोकस फिर संवाद पे होता है, इधर उधर नहीं जाता किसी को इम्प्रेस करने में, या मैं ठीक बैठा हूँ कि नहीं बैठा हूँ, कोई मुझे देख तो नहीं लेगा, ये वो सारी चीज़ें गायब हैं। तो नेचुरली वातावरण का बहुत तो इसलिए मैं तो बार बार इंसिस्ट करता हूँ कि भाई ऐसी जगह कहीं करो जहाँ की इसी तरह का वातावरण हो, बहुत फ़र्क पड़ता है। तो बढ़िया हमारी चर्चा रही, हम यहाँ पे इसको विराम देते हैं।